सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास की आज क्लास नंबर ये 5वीं है और आज हम आदिकाल से शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित जितने भी रचनाएं और अन्य कुछ ग्रंथ वगैरह वो थे, सब कुछ हमने पीछे की 4 क्लास में कवर कर लिया है। तो सबसे पहले अब आप पीछे की 4 क्लास देखिए, फिर आगे बढ़िए। आज की 5वीं क्लास में आदिकाल से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, आदिकाल का जो सर्वमान्य समय है वो है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। वैसे अलग अलग विद्वानों ने इसका समय अलग अलग माना है, क्योंकि इनके नामकरण में भी मतभेद है, तो समय भी अलग अलग माना गया है। कुछ एक पॉइंट है, सबसे पहले वो कवर करते हैं। देखिए, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हम मान सकते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये चीज़ें आचार्य शुक्ल बता रहे हैं कि शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है। अगर शुक्ल के अनुसार पूछे तो 1050 विक्रम संवत से, यानी 993 ईस्वी से आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की शुरुआत मानी है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाई है। 993 ईस्वी, तो 1050 संवत बैठता है, यहाँ से 1375 संवत तक। और सर्वमान्य 1000 ईस्वी से 1350, जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। फिर देखिए शुक्ल क्या कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। नगेंद्र कहते हैं कि आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। देखिए, इन्होंने कहा है कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। क्या कहा है? अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं को शामिल किया गया। उत्तर अपभ्रंश की जितने भी रचनाएं हैं उनको आदिकाल के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया। इस समय गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का, व दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का, व दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। फिर देखिए, भोलाशंकर व्यास एक विद्वान है। इन्होंने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहकर पुकारा था। भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहकर पुकारा था। तो ये कुछ एक पॉइंट थे जहाँ से पीछे के एग्जाम में प्रश्न बने हैं और आगे भी बनने की भरपूर संभावना है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम आदिकाल की समय सीमा के बारे में, कि विभिन्न इतिहासकारों ने आदिकाल की क्या क्या समय सीमा मानी है। देखिए, सबसे पहले मिश्र बंधु, सबसे पहले आते हैं मिश्र बंधु। इन्होंने आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा वो मानी है 643 ईस्वी से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आगे भी संभावना पूरी है। ये 643 ईस्वी से इन्होंने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा मानी है। अंतिम सीमा 1387 ईस्वी। प्रारंभिक सीमा आपको ध्यान में रखनी है, अंतिम सीमा वैसे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। दोनों ध्यान में रहे तो सबसे बढ़िया है। तो मिश्र बंधु 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी। राम कुमार वर्मा 693 ईस्वी से 943 ईस्वी। राम कुमार वर्मा 693 ईस्वी। जॉर्ज गिरियर्सन, देखिए इनमें +57 करके आप संवत भी याद रख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जॉर्ज गिरियर्सन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। राहुल संकृतैन 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी।
आचार्य शुक्ल 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। देखिए राम कुमार वर्मा 693 है, आचार्य शुक्ल 993, दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। राम कुमार वर्मा 693 और ये शुक्ल है 993 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना है। और गणपति चंद्रगुप्त 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। तो ये जो 7 विद्वान यहाँ पे मैंने बताए हैं, अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किस विद्वान ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी है। मिश्र बंधु ध्यान में रखिएगा 643 ईस्वी, राम कुमार वर्मा 693 ईस्वी, ग्रियर्सन 700 ईस्वी, राहुल संक्रतन 760 ईस्वी, शुक्ल 993 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1050, द्विवेदी 1000 ईस्वी और गणपति चंद्रगुप्त 1184 ईस्वी। फिर आगे देखिए, हिंदी के आदि कवि यानी हिंदी के सर्वप्रथम कवि विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि अलग अलग माना है। तो देखिए, राम कुमार वर्मा ने हिंदी का आदि कवि या पहला कवि माना है स्वयंभू को। 693 ईस्वी इनका समय है और स्वयंभू को हिंदी का इन्होंने पहला कवि माना है। कैसे याद रखेंगे? तो राम कुमार वर्मा आते ही एक ट्रिक आपके दिमाग में आनी चाहिए जो कि हमने पढ़ी है कि जब राम की आलोचना हुई, क्या हुई? जब राम की आलोचना हुई तो वे स्वयं भू पर आए, वे स्वयं भू पर आए अनेक संतों व प्रेमियों के साथ। राम की जब आलोचना हुई तो वे अनेक संतों व प्रेमियों के साथ स्वयं भू पे आए और सांचा परचा दिया। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। इनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पहला कवि स्वयंभू को, भक्ति काल की जो निर्गुण ज्ञानेश्वरी काव्यधारा उसको संत काव्य कहा, परिमश्री काव्यधारा को सूफी काव्य कहा, सांचा से हमने मतलब निकाला संधि काल और उच्चारण काल। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। राम कुमार वर्मा स्वयंभू। राहुल संक्रतन ने सरहपाद 769 ईस्वी, इनका समय 769 ईस्वी। तो सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल सर ऐसे याद रखिए, सीधा सीधा राहुल सर। आचार्य शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोनों ने राजा मुंज या चंद्रबदाई, और चंद्र शर्मा जो गुलेरी है इन्होंने भी राजा मुंज को माना है 993 ईस्वी समय के अनुसार। और चंद्रबरदाई को तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना ही है, इनकी रचना को भी हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो आचार्य शुक्ल से संबंधित राजा मुंज और चंद्रबरदाई ध्यान में रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुष्पबंध को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्प हम किसको चढ़ाते हैं? शिव के दरबार में पुष्प शिव को चढ़ाते हैं, तो पुष्पदंत शिव सिंह सेंगर। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को 1184 ईस्वी के समय के अनुसार। तो पति को साली पसंद होती है, पति की साली, इस प्रकार याद रखें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है 13वीं शताब्दी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बच्चे विद्या सीखते हैं, बच्चे विद्या सीखते हैं, इस प्रकार आप याद रखिएगा। तो राम कुमार वर्मा स्वयंभू याद रखिएगा। राम स्वयं भू पर आए। राहुल सर सरहपाद। आचार्य शुक्ल ने राजा मुंज या चंद्रबरदाई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी राजा मुंज। शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि या आदि कवि माना है। फिर आगे देखिए, आदिकाल का नामकरण। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार आदिकाल का विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग नामकरण किया है। देखिए किस प्रकार से हैं। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? वीरगाथा काल।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। महावीर ने बीज बोए, महावीर ने बीज बोए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल की संज्ञा दी है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, राम की जब आलोचना हुई तो ये अनेक संतों व प्रेमियों के साथ स्वयं भूप रहे और सांचा पर्चा दिया। सांचा से संधि और चारण काल ध्यान में रखिएगा। राहुल संकृतय ने सिद्ध सामंत काल, तो राहुल जो सर थे, राहुल सर सिद्ध थे, राहुल सर सिद्ध पुरुष थे। राहुल सर से श्रहपाद को पहला कवि, सिद्ध से याद रखिएगा सिद्ध सामंत काल। फिर आगे देखिए मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, आरंभ में मिश्री बांटी जाती है। मिश्र बंधु आरंभ, आरंभ में मिश्री बांटी जाती है, मीठी मिठाई। गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल, तो पति प्रारंभ में क्या सोचता है कि साली को धर लो, पति प्रारंभ में सोचता है साली को धर लो। प्रारंभ से प्रारंभिक काल, साली से शालीबद्ध सूर्य, धरलो से वो धर्माश्रित, राज्याश्रित, लोकाश्रित काव्य की संज्ञा गणपति चंद्र गुप्त ने दी है। विश्वनाथ मिश्र वीर काल, विश्व में अनेक वीर होते हैं साहब, वीरों की विश्व में कोई कमी नहीं है, वीरों की विश्व में कोई कमी नहीं है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल इन्होंने आदिकाल का नामकरण किया। रमा शंकर शुक्ल रसाल जय काव्य का जय काव्य काल, रमा शंकर शुक्ल रसाल, हर साल, तो हर साल क्या था, हर साल के आदि में तीन एक जायका पिलाने की रीति या कला थी। ट्रिक हमने याद की। हर साल, रसाल याद, ये शब्द आते हैं। हर साल के आदि में तीन एक जायका पिलाने की कला या रीति थी। तो तीन एक से तो हो गया तीन एक, मतलब 1931 में इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास। जायका से आदि में, आदि का मतलब आदिकाल, जायका से यानी जय काव्य काल। तो आदिकाल का इन्होंने नामकरण क्या किया है, जय काव्य काल। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल। तो अंधकार काल में वर्तमान में जो अंधविश्वास फैला है उसके अंदर कमल ही एकमात्र कुल में श्रेष्ठ व्यक्ति है। अंधकार में कमल ही एकमात्र कुल में श्रेष्ठ व्यक्ति बचे हैं। राम खिलावन पांडे संक्रमण काल, तो देखिए राम खिलावन पांडे संक्रमण काल, खिलावन यानी खिलाना, तो खिलाने से संक्रमण होता है। क्या खिलाने से, या आप ऐसे याद रखिए कि राम के खिलाने से संक्रमण फैलता है, ऐसा याद रखिए, ठीक रह गया। राम के खिलाने से क्या फैलता है, संक्रमण फैलता है। तो संक्रमण काल को याद रखिएगा, संक्रमण राम के खिलाने से फैलता है, राम के खिलाने से राम खिलावन पांडे, इस प्रकार आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए आते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा, इन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है अपभ्रंश काल। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने भी आदिकाल का नामकरण किया अपभ्रंश काल। दोनों ने अपभ्रंश काल नामकरण किया, धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए भ्रंश का अर्थ क्या होता है, भ्रंश का अर्थ होता है नीचे गिरना, भ्रंश का अर्थ होता है नीचे गिरना या पतन। तो देखिए यहाँ पे शब्द है चंद्र यानी चांद, और धीरेन्द्र में आया धीरे। तो देखिए चांद पर जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, चांद पर जब जाते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, वरना नीचे गिरने का डर रहता है। क्या रहता है, नीचे गिरने का डर रहता है। इस प्रकार चांद से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धीरे से धीरेन्द्र वर्मा, आप लिंक रखिएगा। अब भ्रंश शब्द आते हैं, भ्रंश का अर्थ क्या पकड़ना, भ्रंश का अर्थ होता है नीचे गिरना, और हम चांद पर जब जाते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, वरना नीचे गिरने का डर रहता है। तो इस प्रकार याद रखिएगा। मोहन अवस्थी आधार काल, आधार की अवस्था, आधार की अवस्था, इतना ही ध्यान में रखिएगा। श्याम सुंदर दास ने आदिकाल का नामकरण किया है आदि युग या वीर काल, श्याम सुंदर दास ने आदि युग या वीर काल। शैलेश जेदी ने आविर्भाव काल, शैलेश जेदी ने आदिकाल का नाम
ग्रहण क्या किया है? आविर्भाव काल। तो इसको याद इस प्रकार रखेंगे आप। देखिए आविर्भाव में आवय, आवय, फिर बीच में शब्द लेना जद, आवय जद भाव तो सेल बढ़िया होती है। आवय जद भाव तो सेल क्या बढ़िया होती है। आवय जद, जद से लेना जेदी, सेलेस यदि भाव यहाँ पे आविर्भाव, सेल यानी ये सेलेस, तो आवय जद भाव सेल बढ़िया होती है। जद आते आपको जेदी की तरफ तुरंत चले जाना है, इस प्रकार याद रखिएगा। वासुदेव सिंह उद्भव काल, तो वासुदेव का उद्भव हुआ था, वासुदेव का उद्भव हुआ। शंभुनाथ सिंह प्राचीन काल, प्राचीन काल में शंभुनाथ थे, प्राचीन काल में शंभुनाथ थे। और राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल, राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल, तो जब संक्रांति हुई तो राम ने प्रसाद बांटा, जब भी संक्रांति हुई तो राम ने प्रसाद बांटा, राम प्रसाद मिश्र। तो ये कुछ विद्वान थे, 20 विद्वानों के बारे में हमने जाना है। एक बार वापस देखते हैं। देखिए वीरगाथा काल नामकरण किसने किया? आचार्य शुक्ल ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीज वपन काल, बीज किसने बोए थे? महावीर ने, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। चारण काल जॉर्ज गिरिसन। संधि चारण काल राम कुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल तो राहुल सर सिद्ध थे, राहुल सर सिद्ध थे, राहुल शंकरतेन। आरंभिक काल, आरंभ में मिश्री बांटी जाती है, मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल तो पति प्रारंभ में सोचता है कि साली को धर लो, तो गणपति चंद्र गुप्त पति से। वीर काल, विश्व में अनेक वीर होते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जय काव्य काल तो हर साल के आदि में तीन एक जायका पिलाने की कला या रीति है, हर साल यानी रसाल, इस प्रकार याद रखिएगा। अंधकार काल तो इस अंधे युग में कमल ही कुल में एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, कमल कुल श्रेष्ठ, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ है। संक्रमण कब होता है? राम के खिलाने से संक्रमण फैलता है, राम खिलावन पांडे। अपभ्रंश काल तो अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? नीचे गिरना, तो चांद पर जब हम जाते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, वरना नीचे गिरने का डर रहता है। तो चांद से चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धीरे धीरे से धीरेन्द्र वर्मा। आधार काल, आधार की अवस्था मोहन अवस्थी। आदि युग श्याम सुंदर दास, सीधा सीधा याद रखे। आविर्भाव तो आवे जद भाव सेल हुए, जद भाव आएंगे तभी किसी सामान्य चीज़ की सेल होगी, बिक्री होगी। तो आवे जद भाव सेल हुए, तो जद से पकड़ लेना जेदी, जेदी मतलब सेलेस जेदी। उद्भव किसका हुआ था? वासुदेव का, तो उद्भव काल वासुदेव सिंह। प्राचीन में कौन थे? शंभुनाथ थे, प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। और संक्रांति, जब संक्रांति हुई तो राम ने क्या बांटा? प्रसाद बांटा, तो संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा फॉर्मूला तो उस तरीके से याद रख सकते हैं। सीधा सीधा याद रहे तो सीधा सीधा याद रखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आदिकाल की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, इनके बारे में जानते हैं। एक तो डिंगल शैली है और एक है पिंगल शैली। डिंगल शैली क्या है? देखिए इसमें अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग और इसमें कठोर कर्कश शब्दावली का अधिक उपयोग होता था। डिंगल शैली में अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग होता है और इसकी जो भाषा शब्दावली है वो बड़ी कठोर और कर्कश है, ये ध्यान रखिएगा। पिंगल शैली, इसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग है। इसकी जो शब्दावली है वो कोमल कांत पदावली, बड़ी मधुर शब्दावली है। दोनों में भाषा का ध्यान रखें। डिंगल में अपभ्रंश और राजस्थानी, डिंगल में अपभ्रंश और राजस्थानी, और पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज, ये ध्यान रखेगा महत्वपूर्ण यहाँ पे। हिंदी साहित्य की जो सर्वप्रथम रचना वो श्रावकाचार है, 933 ईस्वी देवसेन की मानी गई है और इसमें कुल 250 दोहे हैं और ये श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करती है। अब आगे देखिए, कोई सा भी युग हो, चाहे आदिकाल हो, भक्ति काल हो, उस युग की अनेक विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ जरूर होती है। उस युग के रचनाओं के आधार पर लो या उस युग की परिस्थितियाँ
जो भी सामाजिक या धार्मिक परिस्थिति रही है उनके आधार पर अलग अलग विशेषताएं और प्रवृत्तियां होती हैं। आदिकाल की रचनाओं के आधार पर इस युग के साहित्य में निम्नलिखित प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती है। तो आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनके आधार पर इस युग की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता। आदिकाल में ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता रही है। देखिए, ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित काव्य लिखने का चलन हो गया था, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता। यद्यपि इनमें प्रामाणिकता का अभाव है, यानी प्रामाणिक रचनाएं नहीं है, लेकिन क्या है, ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता है इसमें। आचार्य शुक्ल ने जो आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया है, उन्होंने जो 12 ग्रंथ लिए उनमें ये पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिल रासो, ये सब शामिल है। तो इनको वीर गाथात्मक काव्य में रखने का रीजन यही था। तो पहली प्रवृत्ति ध्यान में रखिएगा, ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता। फिर है लौकिक रस की रचनाएं। लौकिक रस से सजी संवरी रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति रही, जैसे संदेश रासक, विद्यापति पदावली और कीर्ति पताका। लौकिक रस की रचनाएं। रुक्ष और उपदेशात्मक साहित्य, जैसे बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति है। इनके साहित्य में रुक्षता है। हठयोग के प्रचार वाली रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति इनमें अधिक रही है। हठयोग, गोरखनाथ याद रखिएगा। तो तीसरी जो प्रवृत्ति है, रुक्ष और उपदेशात्मक साहित्य, बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति है। इनके साहित्य में रुक्षता है। हठयोग के प्रचार वाली रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति इनमें अधिक रही है। तो ये भी आदिकाल की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य। बहुत सी धार्मिक रचनाओं में उच्च कोटि के साहित्य के दर्शन होते हैं, जैसे परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा, पौम चरियु। इन रचनाओं में उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य लिखा गया है। फुटकर साहित्य, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखों जैसी फुटकर विविध रचनाएं भी इस काल में रची जा रही थी। ये फुटकर साहित्य की श्रेणी में है। अमीर खुसरो ने मनोरंजन परक अनेक रचनाएं लिखी है। युद्धों का यथार्थ चित्रण। वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदयग्राही चित्रण हुआ है। कर्कश और ओजपूर्ण पदावली शस्त्रों की झंकार सुना देती है। तो युद्धों का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा, उनके युद्ध, विवाह आदि का विस्तृत वर्णन हुआ है, लेकिन राष्ट्रीयता का अभाव रहा है। इस काल में राष्ट्रीयता का अभाव है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना ही कवियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जिसके भी दरबार में रहते थे, जो भी राजा था, उनकी प्रशंसा करना, उनके युद्धों, विवाह आदि का वर्णन करना ही इनका लेखन का मुख्य उद्देश्य था। इस समय के कवियों का राष्ट्रीयता का इनमें अभाव रहा है। पारस्परिक वैमनस्य का प्रमुख कारण स्त्रियां थीं। उनके विवाह एवं प्रेम प्रसंगों की कल्पना तथा विलास प्रदर्शन में श्रृंगार का श्रेष्ठ वर्णन और उन्हें वीर रस के आलंबन रूप में ग्रहण करना इस युग की विशेषता थी। स्पष्टतः वीर रस और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। आदिकाल में हमें वीर और श्रृंगार रस दोनों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। तो पारस्परिक वैमनस्य का प्रमुख कारण क्या थी? स्त्रियां थी। वीर रस और श्रृंगार से ध्यान में रखिएगा, आदिकाल में प्रमुख दो रस थे, ये वीर और श्रृंगार। चरित्र नायकों की वीर गाथाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने में ऐतिहासिकता, नगण्य और कल्पना का आधिक्य दिखाई देता है। चरित्र नायकों की जो वीर गाथाएं हैं, इनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने में ऐतिहासिकता नगण्य थी, कल्पना का आधिक्य दिखाई देता था। यानी जो भी नायक नायिकाएं थे, उनकी जो गाथाएं हैं, वीर गाथाएं, उनका जो वर्णन है वो इन्होंने बड़ा चढ़ाकर की है। उनमें ऐतिहासिकता नहीं थी, कल्पना का ज़्यादा उनमें महत्व दिया गया। यानी कल्पना के आधार पर उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया, ऐतिहासिकता उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये ध्यान रखिए इसको। चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन होने की वजह से वर्णनात्मकता का आधिक्य है। बड़े विस्तार से इन्होंने चीज़ों का वर्णन किया है।
तो इस प्रकार से वर्णनात्मकता का आधिक्य है। प्रबंध यानी महाकाव्य और खंडकाव्य एवं मुक्तक, प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार का काव्य लिखा गया है। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण है। बिसलदेव रासो और मुक्तक काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो प्रबंध काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण है। बिसलदेव रासो मुक्तक काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार का लिखा गया है। रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है, अधिकतर रचनाएं संदिग्ध है। इस युग की भाषा में निम्न प्रवृत्तियां दिखाई देती है। अब देखिए कुछ भाषा से संबंधित प्रवृत्ति क्या है। अभी जो ऊपर हमने देखिए वो रचनाओं के आधार पर प्रवृत्तियां थी। अब देखिए भाषा के आधार पर आदिकाल में क्या कुछ प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। देखिए राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश डिंगल हो गई। वीर गाथात्मक रासक ग्रंथों में इस भाषा का स्वरूप देखने को मिलता है। डिंगल भाषा का यहाँ पे आधिक्य है, राजस्थानी और अपभ्रंश। और राजस्थानी प्लस ब्रज आए तो वो पिंगल भाषा है। मैथिली मिश्रित अपभ्रंश इस भाषा का स्वरूप विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में देखने को मिलता है। कौन सी भाषा? मैथिली मिश्रित अपभ्रंश। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, इसीलिए मैथिल भाषा के कवि थे ये। खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा, इसका सुंदर प्रयोग अमीर खुसरो की पहेलियों एवं मुकरियों में किया गया। अमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरियां हैं, इनमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा का। तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि थे। इस युग की कृतियों में प्राय सभी अलंकारों का समावेश मिलता है, पर प्रमुख रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग है। वैसे आदिकाल की जो कृति है, रचनाएं, उनमें सभी प्रकार के अलंकारों का समावेश है, लेकिन प्रमुख मुख्य रूप से थे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, रोमा, छपे आदि छंदों का भी बहुतायत रूप से प्रयोग आदिकाल में किया गया है। इस युग में 3 रसों का निर्वाह हुआ है। एक तो वीर रस, जो कि सारण काव्य के अंतर्गत, श्रृंगार रस सारण काव्य तथा विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में देखने को मिलता है, और शांत रस धार्मिक साहित्य में देखने को मिलता है। तो ये आदिकालीन कुछ रचनाओं एवं भाषाओं से संबंधित ये प्रवृत्तियां थी, जिनको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आगे आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां। देखिए आरबीसी की जो बुक है, जो हिंदी साहित्य की बुक है, 9th से जो 12th के बीच है, आरबीसी की चलती है, उसमें आदिकालीन हिंदी साहित्य की कुछ प्रवृत्तियां दी गई है, वो भी मैंने ऐड की है। कोई क्वेश्चन यहाँ से बने तो हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसमें दिया हुआ है कि पहली प्रवृत्ति वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं, जैसे रासो रचनाओं। पहली प्रवृत्ति क्या है? वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं। तो आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं का विशेष प्रचलन रहा है। इसमें क्या करते हैं, कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता, साहस, शौर्य, पराक्रम को अतिरंजित बनाकर प्रस्तुत करते थे। तो ये प्रवृत्ति है। युद्धों का सजीव वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन, ये आदिकालीन साहित्य में हमें प्रतीत होता ही है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम होता था। अपने साम्राज्य का विस्तार करना उनका मूल उद्देश्य था, जिसके कारण आए दिन युद्ध होते रहते थे। तो इन युद्धों का भी यहाँ पे सजीव वर्णन किया गया है। तत्कालीन जो दरबारी कवि थे, उन्होंने बड़े सजीवता के साथ इन युद्धों का वर्णन किया। संकुचित राष्ट्रीयता, जैसा कि हमने देखा है, संकुचित राष्ट्रीयता आदिकाल के जो चारण कवि थे, उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति गान तथा उनकी प्रशंसा करना अपना मुख्य लेखन का उद्देश्य समझे, जबकि राष्ट्रीयता के संबंध में उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जैसे देशद्रोही जयचंद का भी उन्होंने गुणगान कर दिया। इस समय के कवियों ने देशद्रोही जयचंद का गुणगान कर दिया। जयचंद की प्रशंसा में एक तो जयचंद प्रकाश, जो कि भट्ट केदार द्वारा लिखा गया है, एक जयमयंग जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा लिखा गया है, आदि ग्रंथ भी लिखे गए। तो संकुचित राष्ट्रीयता थी इस समय आदिकाल की एक मुख्य प्रवृत्ति मानी गई। लोक भाषा और साहित्य, लोक भाषा और साहित्य, ये भी आदिकाल की एक मुख्य प्रवृत्ति। देखिए 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी की जो अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही है, अपभ्रंश 7वीं शताब्दी से
10वीं शताब्दी के मध्य एक लोक भाषा के रूप में परिचित रही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य एक धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक सुचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है। तो ये लोक भाषा साहित्य भी इसमें एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आई है। वीर और श्रृंगार रस का समन्वय, अभी हमने पीछे देखा था, वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का यहाँ पे समन्वय देखने को हमें मिलता है। आचार्य शुक्ल ने जो 12 ग्रंथ माने हैं वीर गाथात्मक आधारकरण के लिए, तो उसमें 6 रासो रचनाएं वीर रस था उनमें, और एक जो बीसल देव है, विद्यापति की पदावली है, ये सब श्रृंगारिक रचनाएं मानी गई है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आदिकाल के जो कवि थे इन्होंने वीर रस और श्रृंगार रस को साथ साथ अपनी रचनाओं में महत्व दिया है। आगे देखिए, ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता, वही बात आ गई वापिस कि इस काल के जो कवि है इन्होंने अपनी जो रचनाएं उनमें कल्पना को अधिक महत्व दिया है। जो भी चीज़ें इन्होंने लिखी है, जो भी इन्होंने गुणगान किया है, कल्पना को महत्व अधिक दिया है। ऐतिहासिक तो उनमें बहुत नगण्य है। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य ये देख लिया हमने, प्रबंध काव्य भी लिखे गए, मुक्तक काव्य भी लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो प्रबंध है, बीसल देव रासो मुक्तक काव्य। डिंगल भाषा युक्त काव्य लिखा गया है, यानी राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। तो ये जो मुख्य प्रवृत्तियाँ थी ये आरबीसी की बुक में दी हुई है, इनको भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। देखिए, आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आदिकालीन साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सिद्ध साहित्य नंबर 1, जैन साहित्य नंबर 2, नाथ साहित्य नंबर 3 और रासो साहित्य नंबर 4। मुख्य रूप से 4 ही श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लेकिन हमें जब इनको पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ेंगे। अपभ्रंश साहित्य से संबंधित जितने भी लेखक और रचनाएं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, और फिर अंत में आएगा लौकिक साहित्य। लौकिक में गद्य और पद्य, तब जाकर हमारा आदिकाल कंप्लीट होगा। तो ये 4 मुख्य श्रेणियां इन्होंने बांटी, ध्यान में रखिएगा, सिद्ध, जैन, नाथ और रासो। इन चारों साहित्य से अलग जो साहित्य रचा गया उसे डॉक्टर नगेंद्रन, इन 4 के अलावा जो भी साहित्य है, लौकिक साहित्य, गद्य पद्य वो है, उनको जो नगेंद्र साहब इन्होंने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य कहा है, तथा शुक्ल ने आदिकाल की फुटकल रचनाओं के अंतर्गत शामिल किया है। इन चारों के अलावा जो भी साहित्य है उसको नगेंद्रन ने क्या कहा है, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य, और शुक्ल ने आदिकाल की जो फुटकल रचनाएं उनमें शामिल किया गया अपनी जो इनकी बुक है उसमें। आचार्य शुक्ल केवल रासो साहित्य को ही मूल साहित्य मानते हैं। सिद्ध, जैन व नाथ साहित्य को केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र का है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आचार्य शुक्ल का, कि शुक्ल ने एक जो रासो साहित्य केवल उसको ही मूल साहित्य माना है, बाकी जो सिद्ध, जैन, नाथ है इनको एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है। आगे देखिए आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किए। यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आदिकाल ने, ये शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरण में विभाजित किया? 4 प्रकरण में। प्रकरण 1 है जिसमें सामान्य परिचय है, ये इनके बुक में दिया हुआ है बिल्कुल। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1350 तक, ये 75 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये प्रकरण 1 है जिसमें कुछ सामान्य परिचय दिया हुआ है। प्रकरण 2 जिसमें अपभ्रंश काव्य है। प्रकरण 2 का नाम इन्होंने क्या दिया है? अपभ्रंश काव्य। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन शामिल किए इन्होंने आचार्य शुक्ल ने? एक तो देवसेन, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतंग, विद्याधर और सारंगधर। इनको ध्यान में रखिएगा। अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को शामिल किया। देवसेन, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, विद्याधर, सारंगधर। क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य शुक्ल ने प्रकरण 2 में या अपभ्रंश काव्य के तहत किस कवि को शामिल किया, किस कवि को शामिल नहीं किया, इसलिए इनको याद करना जरूरी बनता है और क्वेश्चन आया हुआ नेट में। ये प्रकरण 3 का इन्होंने नाम रखा देश भाषा काव्य।
प्रकरण 3 का क्या नाम रखा है, देश भाषा काव्य। इसमें भी कुछ कवि और रचनाएं शामिल किए। देखिए खुमान रासो, विशल देव रासो, चंद्रबरदाई इसमें शामिल किए इन्होंने देश भाषा काव्य में। पृथ्वीराज रासो इसमें शामिल है। भट्ट केदार कवि है, मधुकर कवि है, जगनक है और श्रीधर। तो ये कवि ध्यान में रखिएगा, चंद्रबरदाई, भट्ट केदार, मधुकर कवि, जगनक और श्रीधर, इनको इन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत शामिल किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और पीछे बना है। प्रकरण 4 का इन्होंने नाम रखा है फुटकल रचनाएं। प्रकरण 4 का नाम क्या रखा है, फुटकल रचनाएं, जिसके प्रमुख कवि इन्होंने 2 माने, अमीर खुसरो और विद्यापति। अमीर खुसरो और विद्यापति को इन्होंने फुटकल रचनाओं के तहत शामिल किया है। और इन्हीं फुटकल रचनाओं का नाम नगेंद्र ने स्वतंत्र साहित्य दिया है। तो ये 4 जो प्रकरण शुक्ल से संबंधित, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इनको याद करने का थोड़ा सी फॉर्मूला देखते हैं। देखिए प्रकरण 2 में जो कवि इन्होंने शामिल किया आचार्य शुक्ल ने, इनको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, आपको जैसे तो देखिए याद रखिए, मेरा सोमदेव हमें विद्या सागे दो, कि मेरा सोमदेव हमें जो आपको विद्या देनी है वो एक साथ दो, यानी सागे दो। मेरा से याद रखना है मेरुतुंग, सोम से सोमप्रभ सूरी, देव से याद रखना है देवसेन, हमें से याद रखना है हेमचंद्र, विद्या से विद्याधर, सागे से सारंगधर, दो से यानी प्रकरण दूसरा। बेटा कुछ दिमाग में, मेरा सोमदेव हमें विद्या सागे दो, मेरा से मेरुतंग, सोम से सोमप्रभ सूरी, देव से देवसेन, हमें से हेमचंद्र, विद्या से विद्याधर, विद्यापति नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। विद्या पर यहाँ पे थोड़ा सी दिमाग लगाना है, विद्याधर लेना है, विद्याधर लेना है, पति नहीं लेना है। और सागे से सारंगधर, ठीक है। और यहाँ पे विद्या की जगह आप पति शब्द यूज कर लो, पति शब्द भी यूज कर लो कि मेरा सोमदेव हमें पति सागे दो, ये भी ठीक रहेगा, ताकि कंफ्यूज ना हो विद्या और विद्यापति में। इस प्रकार याद रखें, दो से प्रकरण दूसरा। तीसरा जो प्रकरण है, इसमें इन्होंने चंद्रबरदाई, भट्ट केदार, मधुकर कवि, जगनक, श्रीधर, ये जो कवि इन्होंने रखे हैं, तो इनको याद किस प्रकार रखेंगे। देखिए मधुश्री ने चांद भट्ट को जगाया, चांद भट्ट को 3 बार जगा दिया, 3 बार जगाया लेकिन वो उठे नहीं। मधुश्री ने चांद भट्ट को 3 बार जगाया। तो मधु से मधुकर कवि, श्री से श्रीचंद, चांद से हो गया चंद्रबरदाई, भट्ट से हो गया भट्ट केदार। 1 2 3 4, और जगया से हो गया जगनिक। ये 5 कवि यहाँ पे मुख्य रूप से हैं। मधुश्री ने चांद भट्ट को 3 बार जगाया, 3 से लेना है प्रकरण नंबर 3। और अंत में जो प्रकरण 4 है फुटकल रचनाएं, तो यहाँ पे विद्या, ये क्या है देखिए, हाँ, विद्या के पति खुश रहे, विद्या के जो पति है हमेशा खुश रहे, ताकि विद्या को फूट फूट कर रोना ना पड़े। विद्या के पति खुश रहे ताकि विद्या को फूट फूट कर रोना ना पड़े। विद्या के पति से विद्यापति, खुश रहे से खुश रो लेना है। तो इस प्रकार से ये जो प्रकरण थे, इनमें इन्होंने कवियों को शामिल किया है, और आपको याद करने का एक जरिया मैंने बताया है, आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। आगे का जो हम जो 4 श्रेणियाँ आदिकालीन साहित्य की है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, अभ्रंश साहित्य, उसकी शुरुआत हम अगली क्लास नंबर 6 में करेंगे, जहाँ से हम सिद्ध साहित्य से शुरू करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।